प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। कि हार एक वीराम है, जीवन महासंग्राम है नहीं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। नमस्कार, मैं अंकित, आप देख रहे हैं अयोध्या दस्तक न्यूज। आज मेरे साथ जुड़े हैं एक ऐसे शख्स, एक ऐसे शिक्षक जो कि नीरज सर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अमेठी के रहने वाले हैं और प्रयागराज में इनकी IAS की कोचिंग चलती है। तो सर आज जुड़े हैं यूपीएससी एक संवाद आज अयोध्या दस्तक के साथ। और यूपीएससी की कहानी नीरज सर के जुबानी आज यूपीएससी पर चर्चा किया जाएगा, जो कि यूपीएससी को लेकर युवाओं में, छात्रों में इतनी समस्या खड़ी होती है, उन सब का निदान आज हम नीरज सर से जानेंगे और यूपीएससी पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल अयोध्या दस्तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बहुत पुराने मित्र भी रह चुके हैं और आप कंप्यूटर के शिक्षक भी रह चुके हैं। आप एक कुशल मंच संचालक और वक्ता भी रह चुके हैं और आप इस समय अयोध्या दस्तक की कमान लिए हुए हैं अपने हाथ में। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि सर ने मुझे अपने इस मंच पर आने का सुअवसर प्रदान किया। तो मैं सर के लिए एक लाइन प्रस्तुत करना चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियाँ तो समंदर की तलाश करो। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो जुड़े रहिए सर के साथ और सर अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं क्रमशः उसके प्रत्युत्तर देता जाऊंगा। सर, अयोध्या दस्तक का सवाल होगा और नीरज सर का जवाब होगा। तो आज यूपीएससी पर बहुत सारे सवाल हमने तैयार किया है, जो कि आज नीरज सर से पूछा जाएगा। जैसे कि यूपीएससी की चर्चा बहुत चल रही है और लोग यूपीएससी से बहुत डर रहे हैं, बच्चे बहुत डर रहे हैं। और यूपीएससी को आप एक्सपीरियंस भी आपका है आपके लिए सर, वो यही होगा यूपीएससी करना क्यों ज़रूरी है और IAS बनने को लेकर लोगों में इतनी होड़ क्यों है? देखिए, सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। यूपीएससी क्यों करना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा कि यूपीएससी इसलिए करना चाहिए कि यूपीएससी जब आप करते हैं तो आप पाएंगे वहाँ कि हम एक समाज सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, यानी कि हम सिस्टम का एक अंग बन जाते हैं, सरकार का एक अंग बन के उभरते हैं। ठीक है, जब अंग बन के उभरते हैं तो हम पाते हैं कि हम जो जिस तरीके से बदलाव चाहते हैं वह बदलाव हम कर भी पाते हैं। तो इसको लेकर, और आजकल आप मार्केट में देखते हैं तो मार्केट में बहुत सारी हवाबाजियाँ चलती हैं। तो उन हवाबाजियों को भी मैं आगे आपके प्रश्नों के तहत बताता भी चलूँगा। तो IAS इसीलिए बनना चाहिए कि ताकि हम औरों का भला कर सकें। और आप इसके विषय में तो जानते ही हैं, इसमें जो इज्जत है, जो नाम है, जो शोहरत है, यह तो आपको एकदम भली भांति ही पता है कि कैसे कैसे आप इस सिस्टम का जैसे ही अंग बनते हैं तो आपके जो खोए हुए रिश्तेदार वगैरह, जो कभी ना बोलने वाले दोस्त वगैरह होते हैं, सब कैसे कैसे आपसे प्रेम भाव से जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। अगर कोई आपको कभी पूछा नहीं रहेगा लेकिन वो भी आपकी गुण गाएगा उस समय। तो इसलिए यूपीएससी करना चाहिए। तो सर का कहना है इज्जत, शोहरत और नाम तीनों मिलता है। इज्जत, शोहरत, नाम और पैसा, ये सब कुछ मिलता है। तो इसी की तैयारी कैसे शुरू करें और कब शुरू करना चाहिए? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। खुद को अगर निर्बल मानोगे तो निर्बल
और अगर खुद को सबल मानोगे तो आप सबल बन जाओगे। तो देखिए, आप सर का सवाल है कि तैयारी कैसे शुरू करें और कब शुरू करें। तो देखिए, तैयारी जो है आप यदि इंटर आराम से पास कर लीजिए और जब आप बीए में पहुंचते हैं तो बीए आप प्रथम सेमेस्टर जब आपका लगता है, प्रथम और सेमेस्टर और सेकंड लगभग फर्स्ट ईयर, आप इसमें पूरी जितनी एनसीईआरटी होती है सब पढ़ डालिए। और उसके बाद सेकेंड ईयर जब आपका आता है तो इसमें आप जो भी स्टैंडर्ड पुस्तकें रहती हैं ये पढ़ लीजिए। और उसके बाद जैसे जैसे लास्ट ईयर आता है आपका, वैसे आप कोई कोचिंग पकड़ लीजिए या टेस्ट सीरीज वगैरह लगा दीजिए। और उसके बाद यहाँ आप पाएंगे, जब आप तीसरे वर्ष में पहुँचेंगे तो आप पाएंगे कि साथ साथ में आपका बीए भी कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ आपने यूपीएससी की एकदम बेहतर तैयारी भी कर ली। तो उसके बाद आप फिर फार्म सबमिट करके आप परीक्षा दे सकते हैं। ये तो एक अलग वो हो गया। इसके अलावा भी अगर आप बीए आराम से कर लेते हैं, अपनी पूरी कॉलेज वाली लाइफ जी लेते हैं, उसके बाद आइए, हमारे यहाँ भी कोचिंग चलता है। जैसे हमारे यहाँ ना करना चाहें अन्य जगह भी चलता है, कहीं भी आप कोचिंग पकड़ लीजिए। या जो इसकी न्यू है एनसीईआरटी, सबसे पहले वहाँ से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। और उसके बाद धीरे धीरे यह सब ना पढ़ना चाहें तो कोई क्लास कर लेते हैं। जब आप तो क्लास के दौरान यह होता है कि आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें यह होता है जैसे आप स्वयं से पढ़ते हैं तो आप कितना पढ़ते हैं इसका कोई था नहीं होता। जब आप कोई शिक्षक पकड़ते हैं तो वो पेपर का डिमांड समझकर आपको बताएगा और पढ़ाएगा। तो बेसिकली इस तरह से आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ऐसी रणनीतियाँ तो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। के लिए अगला क्वेश्चन होगा, तैयारी की सही रणनीति और इसके बारे में और कितना पढ़ना होगा। देखिए, रणनीति से आपकी बात निकल के आती है। आप चाहे प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं या फिल्म वगैरह देखते हैं तो वहाँ आप पाएंगे कि छोटी छोटी सेनाएं जो होती हैं कैसे एक विशाल और बर्बर सेना को पराजित कर देती हैं। आपने चाणक्य के विषय में सुना ही होगा, उसमें चंद्रगुप्त और घनानंद की कितनी विशाल सेना होती है, फिर भी चाणक्य की कूटनीति यानी रणनीति उसको कैसे फेल कर देती है। तो तैयारी शुरू करने से पहले आपको एक बेहतर रणनीति बना लेनी चाहिए कि हमें हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, हमें किस प्रकार से अपने अगले कदम की ओर चलना चाहिए। रणनीति से आप देखेंगे, आप अगर बाहुबली मूवी का उदाहरण लेते हैं तो उसमें पाएंगे, आप कालकेय को देखते हैं कितनी बर्बर और कितनी विशाल सेना होती है, और वहीं आप नायक यानी बाहुबली की सेना को देखते हैं तो कितनी छोटी सेना होती है और वह छोटी सेना कैसे बड़े सेना को पराजित कर देती है। तो उसमें आप पाएंगे कि उनकी रणनीति एकदम बेहतर थी। और आप महाभारत यदि देखते हैं तो उसमें पाएंगे कि दुर्योधन जो होता है, और दुर्योधन के पास देखिए कितनी अजेय कितनी विशाल सेना होती है। भीष्म पितामह कोई मार ही नहीं सकता, द्रोणाचार्य पूरे कुलगुरु, और उसके बाद आपका कर्ण आ जाता है। कर्ण को जब आप देखेंगे बिना कवच कुंडल उतरवाए कोई उसे पराजित ही नहीं कर सकता, और जब तक उसके हाथ में धनुष होती है तब तक तो उसे कोई भी शस्त्र छू ही नहीं सकता। और आप वहीं देखेंगे अश्वत्थामा अजर अमर, इतना सब कुछ होने के बाद उनके पास देखिए रणनीति का अभाव होता है। उसमें जो आपका दुर्योधन होता है, दुर्योधन जो है हर जगह सलाह लेता है, जगह जगह जाके इनसे सलाह लेता है, उनसे सलाह लेता है। तो देखिए इसलिए भी वह फेल कर जाता है। जो 10 जगह सलाह लेगा वह अक्सर फेल कर जाएगा। लेकिन जिसके पास एक श्री कृष्ण होंगे, अब अर्जुन की सेना को देख लो, अर्जुन के पास कोई भी नहीं है, इतनी विशाल इतना शक्तिशाली कोई भी नहीं है, लेकिन उनके साथ उनका एक मित्र कूटनीति रणनीति के साथ खड़ा है। और जहाँ अकेले श्री कृष्ण होंगे, जिसके साथ एक अकेला गुरु होगा, वह पक्का पास कर जाएगा। और इसके साथ साथ देखिए तैयारी की सही रणनीति यह होनी चाहिए कि आप तैयारी में घुसने से पहले इसके पाठ्यक्रम को भी जान लें, इसके पेपरों को जान लें,
और इसका पैटर्न समझ लें और इसमें आने वाली जितनी चुनौतियां होती हैं, बाधाएं होती हैं, इन सब को भी जान लें। जब आप इतना जान लेते हैं तो आपकी तैयारी की एक बेहतर नींव रख उठेगी, और जब बेहतर नींव रख उठेगी तो उसका छत जो है वाकई में ऑटोमेटिक मजबूत ही सिद्ध होगा। अच्छा, तमाम परेशानियों को काट कर हम निकल जाएंगे जब मेरे पास मेरे गुरु का साथ होगा। तो सर का कहना है अगर आपके पास गुरु का साथ है तो आप तमाम परेशानियों से निकल जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। IAS बनने के लिए क्या NCERT ज़रूरी है? मैं कहूँगा, मैं ओझा सर ने भी कहा है और कबीर शैली का मैं प्रयोग करना चाहूँगा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, IAS भया न कोई, और 4 अक्षर NCERT के पढ़े सो IAS होए। देखिए, NCERT इसलिए पढ़ना चाहिए कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो तैयारी के दौरान आपको बहुत सारी परेशानियां पड़ती हैं, और आप जब NCERT पढ़ेंगे तो उसमें उन परेशानियों का भी निदान होगा। और NCERT जब पढ़ेंगे तो देखिए, NCERT में जो आप जैसे कोचिंग करेंगे तो कोचिंग के दौरान आपको छोटी छोटी चीज़ें शायद ही बताई जाएं, तो NCERT जो होती है वो आपकी छोटी छोटी चीज़ें यानी छोटी छोटी समस्याओं का निदान कर देती है। NCERT जब आप पढ़ते हैं तो आप देखिए, आप पाएंगे कि जो RC यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सवाल आते हैं, किसी बार 28-29 आते हैं और किसी बार 32-35 पूछ लिए जाते हैं। तो जब आप NCERT रीडिंग की आपकी आदत लगी रहेगी तो आप बड़े बड़े पैसेज जब देखेंगे, आप प्रायः परीक्षाओं में देखते हैं बड़े बड़े पैसेज जब देखते हैं तो आप भूल जाते हैं उसको पढ़ना, और मन में ये विचार आता है कि इतना बड़ा बड़ा कौन पढ़े, क्यों पढ़े, फालतू का टाइम जाएगा। तो NCERT यह समस्या दूर कर देती है, आपको पढ़ने की आदत लगा देती है। और NCERT इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि यह पड़ जाती है आपकी सरकारी पुस्तक। अब आपके जेब में अगर 500 रुपये रहेंगे तो आप खर्च उसी में से करेंगे कि कहीं से और ला के खर्च करेंगे। तो इसी तरह से सरकारी पुस्तक जब ये हो जाती है तो एग्जामिनर और क्वेश्चन बनने की जो पैटर्न है, तरीके हैं, सब NCERT से हो जाते हैं। और NCERT आपको जीवन जीना सिखाती है, NCERT आपके बुद्धि को खोल के रख देती है, आपके सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमताओं को भी विकसित कर देती है। तो इसलिए हे युवाओं, मैं कहना चाहूँगा कि NCERT आपको पढ़ लेना चाहिए। और चाहे तैयारी शुरू करें या ना करें, चाहे किसी भी विषय की तैयारी करें, कोई भी आप एग्ज़ाम दें, लेकिन NCERT को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि NCERT अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपकी नींव, आपकी जो बेसिक हैं, ये कमज़ोर के कमज़ोर ही रह जाएंगे। सर ये बताइए, जैसे कि मैं अभी तक देख रहा हूँ कि जैसे लोग UPSC यहाँ से जाते हैं, UPSC करने के लिए बहुत जुनून के साथ जाते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल करने के बाद वापस फिर चले आते हैं, वो खुद को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे जो है तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेट रखने के लिए हम क्या करें, कैसे मोटिवेट खुद को रखें हम? देखिए, जहाँ मोटिवेशन की बात आ जाती है वहाँ बनती हैं कुछ लाइनियाँ। तो मैं कहना चाहूँगा, प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। तो हे युवाओं, आप मोटिवेट रहने के लिए आप एक काम करिएगा। आप चाहे आज़ादी का दौर हो और चाहे प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, तो आप वहाँ देखेंगे कि आज़ादी के जितने भी दीवाने हुए हैं उन्होंने कविताओं, साहित्यों आदि की सहायता ली है और उसी के दम पे कई युद्ध जीते गए हैं। आप झांसी की रानी को सुनते हैं कि बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह थी झांसी वाली रानी। तो आप उनके मोटिवेशन का स्रोत अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि शिवाजी की जो कहानी थी, जो उनकी वीरता की गाथा थी, वो उनको एकदम याद थी, और यहीं से आपका मोटिवेशन आता है। आप एक काम करिए मोटिवेशन हमेशा मोटिवेट रहने के लिए कि आप कोई ना कोई साहित्य पढ़ते रहिए। अगर आप किसी भी धर्म को किसी भी धर्म से आप एक पुस्तक चुन लीजिए, चाहे वो भागवत गीता ले लीजिए,
चाहे रामायण ले लीजिए, चाहे बुद्ध चरित्र ले लीजिए, चाहे बाइबल पढ़ डालिए, आप किसी भी धर्म की एक पुस्तक उठा लीजिए और पूरी पढ़ डालिए। उसके बाद आप पाएंगे कि आपका चरित्र निर्माण जो है, आप में मोटिवेशन की कमी तो बिल्कुल कभी आएगी नहीं, क्योंकि ये किताबें जो हैं मोटिवेशन की पिता हैं। और इसके साथ ही मैं शिवमंगल जी सुमन की पंक्तियां हैं कि हर एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। तो इसलिए हे विद्यार्थियों, जितना मैं बता रहा हूँ इतना आप फॉलो कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक बेहतर इंसान, बेहतर चरित्रवान बन जाएंगे। और सर अब क्वेश्चन पूछेंगे अगला। तो सर आपका लिए अगला क्वेश्चन यही होगा, क्या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा या कोचिंग करना ज़रूरी है? देखिए, मैं तो कहूँगा सेल्फ स्टडी से एकदम 100% हो जाएगा, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए ज़रूरी होती है रणनीतियाँ। आप सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन उसके पहले रणनीति बनाइए। जैसे देखिए, आप अगर सेल्फ स्टडी यानी खुद से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप अगर किसी भी किताब को पढ़ने लगते हैं तो आप उसमें पीएचडी करने लगते हैं, जबकि वो आवश्यक नहीं है। सेल्फ स्टडी करिए आप, लेकिन रणनीति बना के सेल्फ स्टडी करिए, नहीं तो आप पाएंगे कि आप एकदम पीएचडी कर लिए और आपके हाथ कुछ नहीं आया। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी विषय को उठाएं, तो जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखिए, हिस्ट्री में जो आपका पाषाण काल हो जाता है, ये पाषाण काल आपका, आप देखिए नवपाषाण काल जब पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे और क्या बोलते हैं पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, तो देखिए जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें आप पाते हैं कि आप एक तरफ से फैक्ट रटना शुरू कर देते हैं कि यहाँ से ये चीज़ मिली, वहाँ से वो चीज़ मिली, यहाँ से भी पानी मिला, वहाँ से भी पानी मिला, यहाँ से अनाज मिला, वहाँ से मिला। तो यह आपकी रणनीति जो है एकदम बेकार और घटिया है। इससे आप सिर्फ केवल रट्टा मारेंगे। एसएससी वालों को इसी तरह से रट्टा मरवाया जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एसएससी वाले भी हैं उनको भी यूपीएससी रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए। जब आप पढ़ते हैं तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा उसमें, जब अगर आप अंबानी को देखते हैं तो अंबानी के यहाँ आप पाएंगे कि उनके यहाँ बोरा नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, ठीक है, कृषक, बैलगाड़ी वगैरह ये सब आप उनके घर में नहीं देखेंगे, ठीक है। वहीं जो मध्यवर्गीय समाज है वहाँ आपको बुलेरो भी मिलेगी, जो अंबानी के यहाँ ऑडी वगैरह रहती है वो भी मिलेगी, ठीक है, किसान का बैकग्राउंड भी मिलेगा। और आप एक जीवन जब देखते हैं, घुमंतु जीवन, जो आज भी वन मानुस वाला जीवन व्यतीत करते हैं, उनको देखेंगे तो उनके यहाँ आप पाएंगे कि इन चीज़ों का भी अभाव रहता है। उनके पास BMW क्या साइकिल का भी अभाव रहता है। तो सेम इसी प्रकार से जब आप इतना जान लेते हैं कि नवपाषाण काल इस तरह से है, नवपाषाण काल का जीवन इस तरह से है, अगर नवपाषाण काल का जीवन इस तरह से है यानी कि अंबानी वाला सिस्टम है उसमें, तो उसमें आप पाएंगे कि अंबानी के यहाँ जो मिलता है वो उसके पूरे कालखंड से बिलोंग कर जाएगी। आप घुमंतु जीवन वाला देखेंगे तो पूरा पाषाण काल की जो ये विशेषता है, ये आपको जितने भी उसके स्थल मिलेंगे उसमें भी विद्यमान रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छी रणनीति बनाएंगे, अच्छी बेहतर रणनीति बनाकर तैयारी शुरू करेंगे, तब आपका एक बेहतर परफॉर्मेंस होगा। इसलिए मैं कहूँगा सेल्फ स्टडी करिए, ज़रूरी है, लेकिन आप रणनीति अच्छी उसके साथ लेके चलिए। सेल्फ स्टडी से 100% हो सकता है, लेकिन उसमें एक अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी, जो कि अभी सर का कहना है। रणनीति के बारे में मैंने चर्चा कर दिया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। अब सर के लिए आगे अगला सवाल होगा, क्या हम यूपीएससी तैयारी के साथ साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए नियम आप बना लीजिए कि जैसे आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो देखिए, आप यूपीएससी के लिए इतिहास पढ़ते हैं, वो अन्य परीक्षाओं में भी रहती है। भूगोल पढ़ते हैं, अन्य विषयों में भी उसका, अन्य परीक्षाओं में भी उसका सहयोग है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आप ऐसा करिए
कि देखिए आज का पैटर्न भी अगर देखेंगे, हाल ही में आप रिसेंटली देखे होंगे यूपीपी का पेपर हुआ है, उसमें करंट अफेयर जब आप देखे होंगे तो देखे होंगे कि यूपी जो स्पेशल है उसमें देखेंगे आप, उसमें यूपीएससी लेवल का करंट पूछा गया है और क्वेश्चन जो उसके पैटर्न पे बने हैं वो आपके नेट जीआरएफ और आरओ और पीसीएस को टारगेट करके ध्यान में रख के बनाया गया है। तो इसलिए जब आप तैयारी शुरू करें, यानी अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करें, तो आप देखें कि इतिहास हमें पढ़ रहे हैं तो इतिहास में हम यूपीएससी में क्या क्या पढ़ना है हमको, और उसका इम्पोर्टेंस जो है अगले परीक्षा में क्या है ये भी देख लेना चाहिए। और देखिए अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो देखिए हिंदी में उसका कितना रोल है, इस परीक्षा में कितना रोल है। तो आप ऐसा करिए कि एक जगह से एक ही चीज़ पढ़िए, चाहे वो यूपीएससी के लिए पढ़ लीजिए, चाहे अन्य परीक्षाओं के लिए पढ़ लीजिए। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पाएंगे, अब देखिए आप शुरू करेंगे तो यूपीएससी के लिए अलग हिस्ट्री पढ़ेंगे, अन्य अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अलग से हिस्ट्री पढ़ेंगे, अलग से करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो आपके ऊपर एक बोझा हो जाएगा। जब बोझा बन जाएगा तो आपके लिए सीधी सीधी कुलीगिरी वाली बात हो जाएगी कि कुली कितना भार उठाए रहता है और वो हमेशा थका माना रहता है, ठीक है। तो इसलिए कुलीगिरी से अच्छा है कि आप इतिहास को पढ़ें तो इतना पढ़ लीजिए कि वो यहाँ तो लगे ही आपके अगले में भी काम आ जाए। इस तरह से आप इसके लिए रणनीति बना सकते हैं। बहुत अच्छा सर, जो है पूरा विस्तार से समझा दिए। और सर के लिए एक अगला क्वेश्चन होगा, क्या सर यूपीएससी के लिए हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी को कितना घंटा पढ़ना चाहिए? यूपीएससी के लिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए, देखिए घंटे के हिसाब से मायने नहीं रखता। आप जितना पढ़ते हैं आप देखिए कि आप उसका कितना यूज कर पा रहे हैं। पढ़ने के तो 24-24 घंटे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उनसे पेपर ही नहीं निकलता, क्योंकि उनकी रणनीति, उनका पढ़ने का तरीका एक नंबर का घटिया काम है। ये खाली एक तरफ से मुझे लगता है दिखावा हो जाता है कि 24-24 घंटे हमने अमुक जगह लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। तो इन दिखावों के चक्कर में ना पढ़कर आप यह करिए कि आप अगर चाहे आधा घंटा भी पढ़ें तो आप यह देखें कि उस आधे घंटे में जो मैंने पढ़ा है क्या मुझे याद है, क्या मैं उसके पिछले वर्षों के क्वेश्चन हल कर पा रहा हूँ, क्या नहीं कर पा रहा हूँ, और कितना मुझे उसके विषय में जानकारी हो गई, क्या मैं अब सहज हूँ उसके, तब जाके आप उसके आगे की तैयारी करिए। जी, तो क्या सर ऑप्शनल व इंटरव्यू आदि का तैयारी हम कैसे करें, इसके बारे में कुछ हो जाए, कुछ चर्चा कीजिए, आप बताइए। देखिए ऑप्शनल के बारे में मैं फिर से ओझा जी की शैली का प्रयोग करना चाहूँगा कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए और ऑप्शनल वही जो समझ में आए। तो ऑप्शनल आप जो चूज करिए तो आप देखिए आप उसमें सहज हैं कि नहीं, आपका बैकग्राउंड है कि नहीं है, ठीक है। जब आप देखिए जैसे आपका विषय बीए में ऑप्शनल कुछ भी है, आपको उसमें पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है, रुचि भी है, तो आप ऑप्शनल उसी को रख सकते हैं। और देखिए इंटरव्यू वगैरह की तैयारी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जगह जगह मंच मिलेगा आपको, मंच पर आप कुछ ना कुछ बोलते रहें। आप अपने गांव में कोई ना कोई फंक्शन करते रहें, आप 10-20 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में कोई ना कोई परिचर्चा, नाटक वगैरह करते रहें। और आप जब इतना पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, तो आपका व्यक्तित्व एकदम धीरे गंभीर हो जाता है और फिर आप पाएंगे कि इंटरव्यू और ऑप्शनल की तैयारी आपकी बेहतर और बढ़िया और सुंदर हो जाएगी। बहुत अच्छा। तो सर आज हमारे साथ जुड़े रहे जो कि नीरज सर, इनका यूट्यूब चैनल है। सर आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है? हमारा यूट्यूब चैनल आप नीरज आईएएस के नाम से है, लेकिन अभी हमने शुरुआत की है इस ओर बढ़ने की। तो आप NK 4588 जब सर्च करेंगे तो उसमें मेरी तस्वीर लगी है और आप उसे सब्सक्राइब करें। और आपके जितने भी डाउट होते हैं, जितने भी समस्याएं पड़ती हैं, पैसे की दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता, कोई चीज़ आप पढ़ नहीं पाते, शुरुआत नहीं कर पाते, किसी भी विषय से संबंधित, चाहे वो संस्कृत हो, इतिहास हो, GS के तमाम विषय हों, गणित हों आदि, या व्यक्तित्व से परेशान हैं, या आपके जीवन में अनेक समस्याएं हैं, मोटिवेशन का अभाव है आदि, सब की भी अगर कमी होती है तो आप हमसे संपर्क करें। क्योंकि
कहा गया है कि हमें छोटी छोटी कोशिशें करते रहना चाहिए, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अब आप सर से 2-4 मिनट बात करके फिर मैं विदा लेना चाहूँगा सर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए सर का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि आज हम नीरज सर के साथ जुड़े हुए थे। नीरज IAS, जो कि नीरज सर अमेठी के रहने वाले हैं और इनका प्रयागराज में कोचिंग चलती है और इनका यूट्यूब चैनल भी है NK नीरज IAS के नाम से। तो अभी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी जो चर्चाएं हुई UPSC के बारे में हुई, सर UPSC की तैयारी कराते हैं। आप UPSC के बेहतर से बेहतर क्लास पाने के लिए नीरज IAS चैनल पर जाइए और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज की हमारी यही सफ़र था और आगे बने रहेगा। ऐसे ऐसे तमाम शिक्षक का और तमाम प्रकार का न्यूज़ मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। बने रहिएगा हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं अयोध्या दस्तक।